जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? या तो इसके पेट्रॉन बनकर के सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। और पेट्रॉन बनने का और मेंबरशिप लेने का दोनों का लिंक अलग अलग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन सकते हैं या फिर मेंबर बन सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। दोस्तों, जंग दो मुल्कों के फौजों के बीच होती है। आर्मी या किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आम मासूम बेगुनाह लोगों के ऊपर बॉम्ब गिराना जंग के रूल्स के खिलाफ है। द टाइम्स ऑफ इजराइल और हेरिटेज जैसे इजराइल के मेन न्यूज़पेपर्स के मुताबिक इजराइल की आवाम सड़कों पर आकर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है और उनसे इस्तीफा मांगते हुए इल्जाम लगा रही है कि हमास बेंजामिन नेतन्याहू के इशारे पर ही उसने 1500 से ज्यादा इजरायली लोगों को मारा है। 300 से ज्यादा इजरायली लोगों को होस्टेज यानी बंधक बना चुका है। शायद यही वजह होगी दोस्तों कि अमेरिका समेत ब्रिटेन तक को इजराइल पर अपना रुख बदल करके उसे वार्निंग देनी पड़ी है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि हमास के हमले में अपने माँ बाप को खोने वाले एक शख्स ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि हमें जंग रोकनी होगी। माओस इनान पीस कैंपेनर है। हमास के हमले में उनके पेरेंट्स की मौत हो गई थी। बीबीसी से बात करते हुए वो काफी इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा कि मैं बताना चाहता हूं कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं क्योंकि मेरे माँ बाप हमास के हमले में मारे गए हैं। मैं उनके लिए रो रहा हूं जो लोग इस जंग में मारे जाएंगे। हमें ये जंग फौरन रोकनी होगी। जंग जवाब नहीं है। हमें बदला नहीं चाहिए। बदले की आग लोगों को और दर्द और दुख में ढकेलेगी और ज्यादा लोग मारे जाएंगे। दरअसल दोस्तों, सबसे बड़ा वॉर क्रिमिनल बेंजामिन नेतन्याहू ही हैं, जो जब जब इजराइल का प्रधानमंत्री बना, फिलिस्तीनियों पर जुल्म हुआ, उन पर बॉम्बबारी हुई और गाजा और वेस्ट बैंक पर आफत आई। दुनिया के कुछ जानकारों का मानना है कि नेतन्याहू ने पिछले कुछ दिनों में इजराइल में अपनी कमजोर होती जमीन को मजबूत करने के लिए इजराइल में पुलवामा जैसा कुछ करवा दिया। बाकी ये भी सच है कि बेंजामिन नेतन्याहू के तमाम तरह के ऐलानों के बावजूद पिछले 10 दिनों से गाजा में इजरायली घुसने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। इधर नए भारत में तमाम नफरती जोकर 4 दिन में गाजा कब्जा करने का ऐलान कर चुके हैं। वैसे दुनिया के तमाम जानकारों का मानना है कि हमास की लड़ाई कितनी भी वाजिब हो, उसके तौर तरीकों को किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में ठीक नहीं कहा जा सकता है। यही वजह है कि हमास की आजाद फिलिस्तीन की मांग का तो सारी दुनिया थ्योरेटिकल तौर से सपोर्ट करती है, पर उसके डिस्ट्रक्टिव एक्शन को आतंकवादी कार्रवाई भी डिक्लेयर करती है। खैर, हमास की इजराइल पर हमले के चलते दोनों तरफ से तकरीबन 5000 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। माली नुकसान, तबाही, बर्बादी जो हुई है वो अलग। हमास की इस वारदात को क्रिटिसाइज करना भी वाजिब है, क्योंकि कोई भी कार्रवाई जिसमें बेगुनाह मासूम सिटीजन्स मारे जाएं, उसको क्रिटिसाइज करना ही चाहिए, उसको गलत ठहराना ही चाहिए। लेकिन सिर्फ हमास ही नहीं, इजराइल और उसके प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी आतंकवादी हैं और गाजा के लोगों पर करी गई उनकी बदले की कार्रवाई भी वैसे ही आतंकवादी कार्रवाई है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने ऊपर इससे पहले कहा है कि जंग दो मुल्कों की फौजों के बीच होती है। सेनाओं की तरफ से या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मासूम बेगुनाह नागरिकों के ऊपर बॉम्ब गिराना जंग के रूल्स के एकदम खिलाफ है। दरअसल 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी और भयंकर तबाही मची थी। तकरीबन 5.5 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें मारे गए थे। इसी वर्ल्ड वॉर में पहली बार अमेरिका की तरफ से न्यूक्लियर बॉम्ब का भी इस्तेमाल किया गया था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसी तबाही फिर ना हो, इसे रोकने के लिए दुनिया के सारे देशों के नेता 1949 में स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में एकजुट हुए थे। जेनेवा में एकजुट हुए सारे देशों के नेताओं ने मिलकर जंग के लिए 161 कानून बनाया
और तय किया कि कोई लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। मतलब जंग में किसे मारा जा सकता है और किसे नहीं, किसे टारगेट किया जा सकता है और किसे नहीं, कैसे हथियारों का इस्तेमाल होगा और किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल प्रोहिबिटेड है। इसे ही जेनीवा कन्वेंशन कहा जाता है। इन कानूनों में साफ लिखा हुआ है कि जंग के दौरान आम लोगों को निशाना नहीं बनाया जा सकता है। रिहायशी इलाकों, इमारतों, स्कूल, कॉलेजेस और घरों को निशाना नहीं बनाया जा सकता है। मेडिकल वर्कर्स और पत्रकारों को निशाना नहीं बनाया जा सकता है। हॉस्पिटल्स और मेडिकल यूनिट पर भी हमला नहीं किया जाना चाहिए। हिस्टोरिकल हेरिटेज यानी ऐतिहासिक धरोहरों, मजहबी जगहों यानी वर्शिप प्लेसेस और कल्चरल हेरिटेज पर भी अटैक करना मना है। आम सिटीजन्स के लिए बनाए गए शेल्टर पर भी हमला नहीं किया जा सकता है। डीमिलिटराइज जोन में भी अटैक नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा कोई भी हमला करने से पहले वार्निंग देना भी जरूरी है। बिना वार्निंग दिए कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ जंग शुरू नहीं कर सकता है। इतना ही नहीं, जंग से अफेक्टेड इलाकों से आम लोगों को निकालने की जिम्मेदारी भी देश पर ही होती है। आम सिटीजन्स को शील्ड के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और उन्हें निकलने से रोका भी नहीं जा सकता है। इतना ही नहीं, जंग के दौरान फौजी ठिकानों को निशाना बनाना गलत नहीं होगा। जंग के दौरान अगर दुश्मन देश का सैनिक सरेंडर कर रहा है तो उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं किया जाएगा, उसकी रेस्पेक्ट करी जाएगी और उसकी सारी मदद करी जाएगी। अगर वॉर प्रिजनर बनाया जाता है तो उसके साथ भी ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर करना जरूरी है। आम लोगों को निशाना बनाना, उन्हें बंधक बनाना, प्रॉपर्टीज पर कब्जा करना, इनह्यूमन बर्ताव करना, टॉर्चर करना, जानबूझकर हत्या करना, प्रिजनर्स ऑफ वॉर को ट्रायल से रोकना जैसे बर्ताव वॉर क्राइम में गिने जाते हैं। यही नहीं, यह भी एकदम साफ किया गया है कि किसी ने भी इन कानूनों को तोड़ा तो उसे वॉर क्राइम माना जाएगा और इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ की चैप्टर 44 के मुताबिक उसके खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में मुकदमा भी चलाया जाएगा। जेनेवा कन्वेंशन के दौरान जंग को लेकर जो कानून बने हैं उसे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ कहा गया है और इसे लॉ ऑफ वॉर भी कहते हैं। इस पूरे समझौते के तहत जंग के दौरान इन कानूनों का पालन करने के लिए सभी देश ऑब्लिगेट यानी बाध्य हैं। अब पूरी दुनिया को साफ साफ दिख रहा है कि इन कानूनों को तोड़ने में इजराइल हमास से कई गुना ज्यादा आगे है। सिर्फ 350 किलोमीटर के इलाके में फैली 23 लाख की आबादी पर आए दिन बॉम्ब गिराकर इजराइल ने वहां के 10 लाख बच्चों को यतीम कर दिया है। तो 12% लोग वहां बॉम्ब के हमलों से अपंग हो चुके हैं, 70% लोग बेरोजगार हैं। रही बात हमास की, तो उसे तो नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाए जंग के इस्लामिक कानूनों का ख्याल रखना ही चाहिए। जंग के इस्लामिक कानूनों के मुताबिक दुश्मन मुल्क की जंग करती हुई और जंग ना करती हुई आबादी के बीच फर्क करो। औरतें, बच्चे, बूढ़े, बीमार, अंधे, अपाहिज वगैरह और जो लड़ने वाले नहीं हैं उनको कत्ल ना किया जाए। खानकाह में बैठे राहिबों को कत्ल ना करो। इबादत गाहों में बैठे हुए लोगों को नहीं मारो। आग से तकलीफ ना दो। जख्मी पर हमला ना किया जाए। कैदियों को कत्ल ना किया जाए। बांध करके कत्ल ना किया जाए। दुश्मन कौम के देश में आम गारतगरी या लूटमार ना करी जाए। दुश्मन की लाशों पर गुस्सा ना निकाला जाए, उन्हें डैमेज ना किया जाए। दुश्मन की लाशें उसके हवाले कर दिए जाए। जंग रोकने की वादा खिलाफी ना करी जाए। जंग से पहले जंग का ऐलान किया जाए। दोस्तों सोचिए कि 1400 साल पहले हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ से बनाए गए जंग के तकरीबन सभी कानूनों को जेनीवा समझौते में शामिल कर लिया गया था। हमास ने इसका पालन किया है या नहीं, ये तो आप लोग खुद फैसला कर सकते हैं। दरअसल भारत में बैठे नफरती लोग जिस बेंजामिन नेतन्याहू को मुस्लिम नफरत के चलते अपना दिल दिए बैठे हैं, उस बेंजामिन नेतन्याहू का अपने ही देश इजराइल में भारी विरोध हो रहा है। इजराइल की जनता सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट कर रही है
और उनसे इस्तीफा भी मांगा जा रहा है। इसीलिए अमेरिका समेत ब्रिटेन तक को इजराइल पर अपना रुख बदलना पड़ रहा है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन वेडनेसडे यानी कल को इजराइल जाएंगे। फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन ने राष्ट्रपति के इस दौरे का ऐलान किया है। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर के मुताबिक जो बाइडेन इजराइल से यह भी जानेंगे कि वो किस तरह से अपना कैंपेन चलाएगा जिससे आम लोगों पर कम असर पड़े और गाजा में फिलिस्तीनी नागरिकों तक मदद पहुंचाने की इजाजत मिल सके। जो बाइडेन नेतन्याहू के इनविटेशन पर इजराइल जा रहे हैं और उनके दौरे का मेन मकसद इजराइल के साथ अमेरिका की एकजुटता दिखाना और गाजा में आम लोगों को मदद देना है। बताया जा रहा है कि वो ह्यूमैनिटेरियन एड के मुद्दे पर चर्चा करेंगे ताकि ये मदद ऐसे जाए जिससे हमास को कोई फायदा ना हो सके। इसके अलावा जो बाइडेन एक सेफ और सिक्योर कॉरिडोर तैयार करने पर भी काम करेंगे ताकि जो आम लोग गाजा छोड़ना चाहते हैं वो वहां से निकल सकें। इजराइल के बाद जो बाइडेन जॉर्डन जाएंगे, जहां वो जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला और इजिप्ट के राष्ट्रपति अल सीसी और फिलिस्तीनी अथॉरिटी के प्रेसिडेंट महमूद अब्बास से मुलाकात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके। और पेट्रॉन का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और एक और तरीके से आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, वो है इसकी मेंबरशिप लेकर के। और मेंबर बनने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जिस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप अपने इस चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।